वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो के माध्यम से हम प्रायोगिक गृह विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जो खास करके जो मौखिक में पूछा जाता है कुछ प्रश्न, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर इन प्रश्नों को आप लोगों ने ध्यान से पढ़ लिया और इनके उत्तर को जान लिया, निश्चित तौर पर आपसे जो वाइवा वाला सेशन होता है जिसमें आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ एग्जामिनर्स होते हैं वो आते हैं आपके कॉलेज में और आपसे प्रश्न पूछते हैं कि बताइए ये चीज़ें क्या, या फिर प्रश्न जो भी होगा। अभी हमने लगभग यहाँ पर 72 मौखिक प्रश्न रखे हुए हैं। आपसे पूछ लिया कि साक्षात्कार से क्या तात्पर्य है, या पूछ लिया साक्षात्कार के कितने अंग है, या आपसे पूछ लिया आंगनबाड़ी केंद्र की योजना जो है वो किसके अंतर्गत संचालित होती है, या आपसे प्रश्न पूछ ले कि बालक जो होता है मुस्कुराकर सामाजिक प्रतिक्रिया कब शुरू करता है, किन माह में शुरू करता है। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो इन सभी प्रश्नों को जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो को अगर आप देख लेंगे या देख लेंगी, निश्चित तौर पर आप बीए थर्ड सेमेस्टर में जो प्रैक्टिकल होम साइंस होता है, यानी इसमें आपको ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ना है प्रैक्टिकल में, खास करके आपको जो प्रैक्टिकल बीए थर्ड ईयर में प्रैक्टिकल, जो कि होम साइंस एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, एक प्रायोगिक जो है एक प्रकार से विषय वस्तु है होम साइंस। तो इसमें जो प्रैक्टिकल वाला पोर्शन है उसका जो मौखिक वाला सेशन होता है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मात्र एक वीडियो और आपका पूरा सेशन समाप्त। आपसे कोई भी प्रश्न पूछेगा एग्जाम ना करके, आप आसानी से उसके उत्तर दे सकेंगी। तो आप सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए चलिए हम चर्चा करते हैं बीए थर्ड सेमेस्टर में, बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जो है होम साइंस का प्रैक्टिकल वाला पोर्शन, इसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है ये आप सभी के लिए, अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर नए आई हैं आप या नए आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियोस में इंफॉर्मेटिव लगातार देता हूं। और आपको बता दूं कि जो है चैप्टर 1, 2 ये सब होम साइंस के ऑलरेडी आपके चैनल पर उपलब्ध हैं, आप देख सकते हो शुक्ला एचडी पॉइंट पर ही प्लेलिस्ट में। इसके अलावा आप सिलेबस और जो है आपके जल्द ही जो है मिड टर्म की जो परीक्षा है उसके लिए भी जो है मैं आपके लिए मॉडल पेपर बना दूंगा, परेशान मत होइएगा उसके लिए। और ऑब्जेक्टिव का मॉडल पेपर जो थ्योरी वाला पोर्शन है उसके लिए मैंने बना दिया है ऑलरेडी, आप उसको देख लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो अभी है। आइए चर्चा करते हैं कि प्रायोगिक गृह विज्ञान में आपसे कैसे कैसे प्रश्न पूछेगा और कौन कौन से प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। इन प्रश्नों में हमने लगभग 72 महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है। आइए एक एक प्रश्नों को हम विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं प्रैक्टिकल होम साइंस के सेशन में। देखिए पहला पॉइंट, आपका पहला प्रश्न पूछ सकता है कि विकास क्रम या मील के पत्थर से क्या तात्पर्य है। विकास क्रम या मील के पत्थर से क्या तात्पर्य है, तो आप आसानी से क्या बता सकेंगी कि विकास क्रम या मील के पत्थर का तात्पर्य उन शारीरिक या व्यवहारात्मक क्षमताओं से है। शारीरिक मतलब होता है जो फिजिकली, यानी अपने शरीर से की गई जो क्षमता होती है, आपकी शारीरिक क्षमता कितनी है, या आपकी व्यवहारात्मक क्षमता कितनी। व्यवहारात्मक मतलब क्या होता है, आपका ज्ञान कितना है, आपका व्यवहार कैसा है वो, ठीक। तो ये दोनों क्षमताएं जो है उन्हीं से होता है मील के पत्थर का तात्पर्य। इसके अलावा जो अधिकांश बच्चों द्वारा एक निश्चित आयु तक प्राप्त कर लिए जाते हैं, शारीरिक और व्यवहारात्मक क्षमताएं जो कि अधिकांश बच्चों के द्वारा एक निश्चित समय के अंतर्गत, एक निश्चित आयु के अंतर्गत प्राप्त कर ली जाती हैं, उसी को हम विकास क्रम या मील के पत्थर कहते हैं, ठीक। तो होम साइंस में मील का पत्थर का मतलब क्या होता है, जो बच्चा होता है वो अपनी एक प्रकार से व्यवहारात्मक विकास और उसका शारीरिक विकास जो होता है वो एक निश्चित समय में कर लेता है, और इसी निश्चित समय में किया गया जो विकास होता है बच्चे का, यही होम साइंस की भाषा में विकास क्रम या मील के पत्थर के नाम से जाना जाता है, माइलस्टोन, ठीक। तो क्लियर हो गई, पहला प्रश्न आपका क्लियर हो गया। दूसरा प्रश्न आपसे बन सकता है कि विकास क्रम के अंतर्गत कौन कौन से विकास क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं, यानी बच्चे का कौन कौन सा विकास होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है ये प्रश्न कि कितने विकास होते हैं बच्चों के, कौन कौन से विकास होते हैं। तो आप बताइएगा, बच्चे का फिजिकल विकास होता है यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट होता है, यानी शारीरिक विकास। संज्ञानात्मक विकास यानी कि बच्चे का शरीर बढ़ता है, हाथ पैर मुंह नाक कान बढ़ता है, बाल बढ़ते हैं, बच्चे का शारीरिक विकास हो गया। संज्ञानात्मक विकास का मतलब क्या होता है कि बच्चा एक प्रकार से क्या हो रहा है, हर चीजों को जान रहा है, महसूस कर रहा है, ये संज्ञानात्मक विकास, ठीक। इसके अलावा भाषा का विकास, उसका वो भाषा भी सीखता है, भाषा का विकास होता है। सामाजिक विकास यानी सोशल चीज़ों को जानता है, क्या चीज़ करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, समाज में क्या वैध है क्या अवैध है, इन चीज़ों को जानने का प्रयास, तो ये भी एक प्रकार से उसका विकास, सामाजिक विकास। और भावात्मक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट, बच्चे का जैसे रोना हुआ, गाना हुआ, धोना मतलब रोना हो गया, ठीक है, हंसना हो गया, और एक अजीब टाइप का एक प्रकार से स्माइली फेस देना, ये सब बच्चे का क्या होता है, ये सब भी विकास होता है। क्या बच्चा
बच्चा पैदा हुआ तुरंत स्माइल देने लगेगा, तुरंत हंसने लगेगा? नहीं रहता, तुरंत केवल रोता है बच्चा। ठीक है, तो यानी संज्ञानात्मक उसका जो भावात्मक विकास होता है, इमोशनल डेवलपमेंट, उसको इमोशंस जुड़ता है कि ये हमारे पिताजी, हमारे माताजी, ये वो दुनिया भर का, तो इमोशंस उसके कब एक प्रकार से उसका भी विकास होता है। तो इस प्रकार से आप बता सकती हो कि विकास क्रम के अंतर्गत सर्जी शारीरिक, संज्ञानात्मक, भाषाई विकास, सामाजिक विकास, भावात्मक विकास, ये सारे विकास होते हैं। यानी कि 1 2 3 4 5 विकास, यानी 5 प्रकार के मुख्य रूप से विकास होते हैं, जिसमें शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषाई विकास, सामाजिक विकास और भावात्मक विकास सम्मिलित किए जाते हैं। इतना बता देंगे आपको पूरा नंबर मिलेगा, एग्जामिनर प्रसन्न हो जाएगा आपसे। इसके अलावा अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि बालक पेट के बल लिटाने पर किस आयु में गर्दन उठाने लगता है। अगर आप बच्चे को पेट के बल लिटाएंगी तो किस आयु में, यानी किस उम्र में बच्चा क्या करेगा, किस उम्र में बच्चा जो होगा वो अपना सर उठाने लगेगा। ठीक है, बालक पेट के बल लिटाने पर किस आयु में गर्दन उठाने लगता है? तो 15 दिन से या 2 महीने के अगर ऊपर हो गया बच्चा, 15 दिन से लेकर के 2 महीने के बीच का जो बच्चा होगा, अगर उसको आप पेट के बल लिटाएंगे तो क्या होगा, वो अपना गर्दन ऊपर कर लेगा, यानी ऊपर करने लगेगा। इस प्रकार से उसके अंदर ये विकास हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा अगला चौथा प्रश्न है कि बालक आंख से संपर्क किस आयु में करने लगता है। आंख से संपर्क मतलब कि आंख से संपर्क यानी आंख से देखने लगता है सही तरीके से, आंख मिला करके आपसे देख सकता है, आपको देख सकता है अच्छे तरीके से। तो वो 3 माह की आयु में ही, क्या बच्चा जो आंख से संपर्क किस आयु में करता है, तो 3 माह के अंतर्गत कर सकता है, आयु में ही करना प्रारंभ कर देता है। इसके अलावा अगला प्रश्न है कू कू की आवाज बालक किस आयु में निकालता है। तो 0 से 3 माह की आयु में ही बच्चा कू कू की आवाज निकालता है। ये सब आप प्रश्न ध्यान रखिएगा। इसके अलावा छठवां प्रश्न है बालक मुस्कुराकर सामाजिक प्रतिक्रिया कब शुरू करता है देना। तो 0 से 3 माह यानी कि 3 महीने के अंतर्गत ही बच्चा जो है मुस्कुरा करके प्रतिक्रिया देने लगता है। इसके अलावा अगला प्रश्न सातवां प्रश्न है कि बालक प्रयत्न एवं भूल से समस्या सुलझाने का प्रयास किस आयु में करता है। 3 से 6 माह में बालक जो होता है प्रयत्न एवं भूल से समस्या को सुलझाने का प्रयास करता है, या तो भूल जाएगा या तो प्रयत्न करेगा। ठीक, ये चीज 0 से मतलब कि 3 से 6 माह के बीच में। अगला प्रश्न है कि बालक किस आयु में पलटने लगता है, यानी करवट बदलने लगता है, पलटने लगता है। तो 6 महीने से 9 महीने के बीच का जो बालक होता है ये पलटने लगता है। इसके अलावा 9वां प्रश्न है बालक किस आयु में बैठने का प्रयास करने लगता है। तो 3.5 यानी लगभग आप देखिएगा 3 महीने से 5 महीने के बीच में जो बालक होता है वो उसी आयु में बैठने का प्रयास करने लगता है, नहीं बैठ सकता है बालक। इसके अलावा अगला प्रश्न है बालक किस आयु में ट्राई साइकिल चलाने लगता है। तो 2.5 वर्ष की अवस्था में, आप देखिए 2 से 2.5 वर्ष की अवस्था में वो ट्राई साइकिल चलाने लगता है। ये बस सब बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न आपसे ऐसे प्रश्न एग्जामिनर पूछ सकता है। अगला प्रश्न है कि बालक किस आयु में कूदना शुरू कर देता है। तो बालक मतलब कि 3 या 4 वर्ष की आयु में वो कूदना प्रारंभ कर देता है। अगला प्रश्न है कि बालक किस आयु में गेंद फेंके जाने पर पकड़ लेता है। तो 4 से 5 वर्ष में वो गेंद अगर आप फेंकेंगे तो उसको पकड़ सकता है। ठीक, इसके अलावा 13वां प्रश्न है कि किस आयु में बालक जो होता है 50 शब्द बोलने लगता है। 50 शब्द बोलने लगता है। तो 16 से 18 माह की आयु में बालक जो होता है 50 शब्द बोलने लगता है लगभग। ठीक, इसके अलावा किस आयु में बालक बोले वाक्य को अर्थपूर्ण हो मतलब की हो जाते हैं, यानी किस आयु में बालक के बोले वाक्य जो होते हैं अर्थपूर्ण हो जाते हैं, यानी कि वो जो चीज़ बोलते हैं वो हम समझ सकते हैं, उसका अर्थ निकाल सकते हैं। तो 4 से 5 वर्ष का जो बालक होता है उसकी बातों को हम समझ सकते हैं, वो अच्छा मतलब कि ठीक ठाक तरीके से बोलना प्रारंभ कर देता है। इसके अलावा किस आयु में बालक नकारात्मक भाव प्रदर्शित करने लगते हैं। ठीक, बताएं किस आयु में बालक जो होते हैं नकारात्मक भाव प्रदर्शित करते लगते हैं, यानी कि नेगेटिव जो एक प्रकार से इमोशंस है उसको दिखाने लगते हैं। तो 1 से 2 वर्ष की आयु में ही दिखाने लगते हैं। इसके अलावा किस आयु में बालक के खेल यथार्थपूर्ण हो जाते हैं। तो 5 वर्ष के अंत तक बालक के खेल जो होते हैं वो यथार्थपूर्ण हो जाते हैं। इसके अलावा 17वां प्रश्न है कि नकल करने की प्रवृत्ति जो होती है बालकों में कब शुरू होती है। 9 से 12 महीने के अंतर्गत आप देखिएगा ये वही समय होता है बालकों का जब वो नकल करना प्रारंभ करते हैं, जो आप करोगे वही करने का प्रारंभ करेंगे। ठीक है, अभी आप देखिएगा अगर 9 से 12 महीने का बालक है उसके सामने अगर आप क्या करो, कोई चीज़ करो तो वो आपकी नकल करना प्रारंभ कर देगा। आप किसी मतलब आप कहीं पर बैठे हो और आप अपना हाथ जो है भूमि पर पटको एक बार, और तो उसको भूमि पर जो है हाथ पटको और एक बार कोई आवाज़ निकाल दो अपने मुंह से हाथ पटक करके वो, तो बच्चा भी सोचेगा अभी ऐसी आवाज़ हमारे पटकने पर भी निकलेगी, तो वो हाथ पटकेगा भूमि पर तुरंत, यानी नकल करना प्रारंभ कर दे। जो भी आप करोगे उसका नकल करेगा। 18वां प्रश्न है कि बालकों में जो है बबलाना जो होता है किस आयु में शुरू होता है। तो बबलाना जो होता है 6 से 9 माह की आयु में ही शुरू हो जाता है।
अगला प्रश्न, सरल आदेशों का पालन बालक किस आयु में करने लगता है? 6 से 9 महीने में वो सरल आदेश जो अगर आप देखते हैं बच्चा ये करो बेटा, यहाँ आओ, ये सब जानने लगता है धीरे धीरे। अगला प्रश्न, बालकों में प्रश्न पूछने की जो प्रवृत्ति होती है किस आयु में प्रारंभ होती है? ये सब प्रश्न आपसे बन सकते हैं। तो 2 से 3 वर्ष में बालकों में प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति जो होती है प्रारंभ हो जाती है। बच्चा 2 से 3 साल का जब होगा तो उतना ज़्यादा प्रश्न करेगा, जो भी देखेगा पापा ई का हुए, मम्मी ऊ का हुए, ये का हुए, दुनिया भर का प्रश्न आपसे पूछेगा। ठीक है, यानी कि अगर अवधि भाषा में तो ऐसे पूछेगा, बाबा ई का हुए, पापा ई का हुए, चाचा ई का हुए। इस प्रकार से हमारी भतीजी ऐसे जब वो इतनी थी ऐसे ही पूछती थी, चाचा ई का हुए, चाचा ऊ का हुए। तो इसको बता दो अगर कि हाँ ई हुए बच्ची, ये ई हुए, तो कहेगी अच्छा ई हुए, तो ई काहे हुए ई, मतलब ये इस प्रकार से ऐसा मज़ा आता था उसको, मतलब एक प्रकार से सुनने में। चूँकि हम लोग अवध प्रांत के, तो अवधी भाषा का बहुत जो है अच्छा लगता है जब कोई बच्चा बोलता है, तो मज़ा आता था खूब। ठीक, तो 2 से 3 वर्ष में आप देखेंगे ये प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति प्रारंभ हो जाती है, खूब खूब प्रश्न उठते हैं बच्चों में। अगला है 21 नंबर। आप परेशान भी हो जाते हैं कभी कभी कि इतना प्रश्न एक ही टॉपिक पर बहुत बार पूछता है। तो इसके अलावा दूसरे बच्चों के साथ बालक किस आयु से खेलना प्रारंभ कर देता है? तो 3 से 4 साल का जब बच्चा हो जाता है तो दूसरे बालकों के साथ खेलना शुरू कर देता है। अगला प्रश्न 22वां नंबर प्रश्न, दूसरे व्यक्तियों से लगाव रखने की प्रवृत्ति बालकों में कब शुरू हो जाती है? दोस्त बनाने वाली। तो 1 से 2 साल की उम्र से ही बालक प्रारंभ कर देते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किस आयु से बालक रस्सी कूद सकता है? तो 4 से 5 वर्ष से बालक जो होता है रस्सी कूदान जो खेल होता है वो प्रारंभ कर देता है। इसके अलावा जो है 24वां प्रश्न है कि किस आयु में बालक अपनी जो है पसंद नापसंद दर्शाने लगता है कि हमको ये पसंद है, हमको ये नहीं पसंद है? तो 2 से 3 साल में लड़का जो होता है ये पसंद और नापसंद जो है अपना बताने लगता है। अगला प्रश्न है कि किस आयु में बालक विभिन्न संवेगों में अंतर पहचानने लगता है? यानी कि 6 से 9 माह में वो हंसना बोलना ये सब जानने लगता है, एक प्रकार से संवेगों को पहचानने लगता है। ठीक है, हंसना रोना ये सब पहचानने लगता है, दुखी होना ये सब। ठीक, अगला पॉइंट है बालक किस आयु में लैंगिक भिन्नता को समझने लगता है? यानी कि लैंगिक भिन्नता यानी लड़की लड़का का भेद कब समझने लगता है? 2 से 3 साल में ही वो थोड़ा थोड़ा जानने लगता है कि हाँ भाई लड़का और लड़की, हम लड़के हैं लड़की, ये सब समझने लगता है। अगला पॉइंट आप देखिएगा, किस आयु में बालक छुपे हुए खिलौने को खोजने की कोशिश करने लगता है? तो 6 से 9 माह की आयु में वो जो छुपे हुए खिलौने होते हैं उनको खोजने का प्रारंभ करने लगता है। इसके अलावा जो है 28 नंबर प्रश्न है कि 3-4 शब्दों को मिला करके बालक किस आयु में वाक्य बोलना शुरू कर देता है? 2 से 3 साल का जब बालक हो जाता है तो 3-4 शब्दों का मिलावटी यानी जैसे कमल हो गया, ठीक है, खटमल हो गया, ये सब बोलने लगता है। इसके अलावा अगला है बाल साहित्य से क्या तात्पर्य है? प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। तो बाल साहित्य से तात्पर्य ऐसी कहानियां, कविताएं या किताबें जो विशेष रूप से बालकों के लिए लिखी जाती है उसी को बाल साहित्य कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा बाल साहित्य के कोई 2 आवश्यक गुण बताइए। पहला गुण है बाल साहित्य का आवश्यक कि साहित्य सामग्री रोचक होनी चाहिए। दूसरी कि मनोरंजन अनिवार्य रूप से उस सामग्री में होना चाहिए। 31 नंबर प्रश्न है कि आंगनबाड़ी केंद्र भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष स्थापित किए गए थे बच्चों को पढ़ाने के लिए? 1975 ईस्वी में आंगनबाड़ी केंद्र। अगला प्रश्न है आंगनबाड़ी केंद्र किस योजना के अंतर्गत संचालित होते हैं? तो एकीकृत बाल विकास योजना, जिसको ICDS कहते हैं, एकीकृत बाल विकास योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र की योजना संचालित होती है। अगला पॉइंट है आपका 33 नंबर प्रश्न है कि आंगनबाड़ी केंद्र के लाभार्थी कौन है? तो आंगनबाड़ी केंद्र के लाभार्थी 0 से लेकर के 6 साल के जो बच्चे होते हैं, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली जो माताएं होती हैं, ये सब आंगनबाड़ी केंद्र के लाभार्थी होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आंगनबाड़ी केंद्र की किन्हीं 2 सुविधाओं के बारे में बताइए। तो आंगनबाड़ी केंद्र की 2 सुविधाएं ये है, पहला एक भवन 63 वर्ग मीटर और 600 मतलब 50 वर्ग फुट का होता है और 6 गुणे 1.5 वर्ग मीटर का बरामदा होता है। ठीक है, आंगनबाड़ी की एक प्रकार से 2 सुविधाएं। इसके अलावा आंगनबाड़ी कितनी आबादी पर बनाया जाता है? तो लगभग 400 से 800 लोगों की आबादी पर एक आंगनबाड़ी केंद्र बनाया जाता है। यानी 400 से 800 लोग अगर रहेंगे उस एरिया में तो उस पर एक आंगनबाड़ी केंद्र बनाया जा सकता है। इसके अलावा अगला प्रश्न है आपका कितने आंगनबाड़ी कार्यालयों के लिए, मतलब कार्यकर्ताओं के लिए एक आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक नियुक्त की जाता है? लगभग 25 कार्यकर्ताओं पर एक आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक नियुक्ति की जाती है। ठीक, इसके अलावा अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा 37 नंबर की आंगनबाड़ी केंद्र के मुख्य उद्देश्य बताइए। आंगनबाड़ी केंद्र के मुख्य उद्देश्य क्या क्या है? पहला उद्देश्य आप देखिएगा बच्चों का विशेष तरीके से पोषण करना, सुरक्षा पूर्वक पोषण करना, अनौपचारिक पूर्व विद्यालयी शिक्षा देना, स्वास्थ्य परीक्षण करना, टीकाकरण करना, स्वास्थ्य शिक्षा देना, ये सब आंगनबाड़ी केंद्र का प्रमुख उद्देश्य होता है।
अगला प्रश्न है कि 9 माह की आयु में बालकों को कितनी IU विटामिन ए दी जानी चाहिए। तो लगभग आप देखिएगा जो है 1 लाख क्या, इकाई दुहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1 लाख IU के आसपास विटामिन ए दी जानी चाहिए बच्चों को 9 माह की आयु में। अगला प्रश्न है 39 नंबर, 1 से 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों को कितनी IU की विटामिन ए की खुराक दी जानी चाहिए। तो लगभग 2 लाख। ठीक है, तुरंत बढ़ा दीजिए। और हर 6 माह की आयु में 2 लाख का डोज देना चाहिए IU का विटामिन। ओके, अगला प्रश्न है आपका कि मनुष्य के जीवन में तीव्र शारीरिक वृद्धि कब होती है। तो गर्भावस्था तथा शिशु अवस्था से प्रारंभिक बाल्यावस्था के बीच में मनुष्य के जीवन में तीव्र शारीरिक वृद्धि होती है। गर्भावस्था तथा शिशु अवस्था से प्रारंभिक जो बाल्यावस्था होती है, इसी के बीच में बच्चे का शारीरिक विकास तेज होता है। इसके अलावा 41 नंबर प्रश्न है, किस आयु में वजन जन्म के वजन से दुगुना हो जाता है। ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस उम्र में बच्चे का जो वजन होता है जन्म लेते समय जितना हो। मान लेते जन्म लेते समय बच्चा 1 किलो का है तो 5 महीने के बाद में बच्चा 2 किलो का हो जाएगा। अगर जन्म लेते समय बच्चा 2 किलो का है तो जन्म के 5 माह की आयु के बाद में बच्चा 4 किलो का हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से यानी 5 माह की आयु में जो बच्चा होता है वो दुगुना वजन का हो जाता है। अगला प्रश्न है, किस आयु में लंबाई जन्म की लंबाई से दोगुनी हो जाती है। तो 4 वर्ष की आयु में, यानी मान लेते हैं जन्म लेते समय बच्चा कितना लंबा था। मान लेते हैं बच्चा जो है 3 फुट का या 2 फुट का, मान लेते 2 फुट का बच्चा था तो 4 फुट का बच्चा हो जाएगा। कब भाई, जब 4 साल का हो जाएगा। वैसे 2 फुट का एक प्रकार से मैंने बता दिया, लगभग ठीक ही है उतना। ठीक है, तो मान लेते 3 फुट का होता तो 6 फुट हो जाता। अगर 4 फुट का बच्चा था तो वो 8 फुट का हो जाएगा। कब, जो है 4 वर्ष की अवस्था में, यानी लंबाई उसकी दोगुनी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, किस आयु में वजन जन्म के वजन से 3 गुना हो जाता है। तो जब बच्चा 1 साल का हो जाता है, तो जब बच्चा मान लेते 1 वर्ष मतलब कि 2 किलो का बच्चा था, पैदा हुआ था, तो 1 साल के बाद में बच्चा कितने साल का हो जाएगा, 6 साल का हो जाएगा। ठीक, मतलब कि 6 किलो का हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे, नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो लगभग 300 प्लस यानी 270 हड्डियों के ऊपर ही होती है। ठीक है, नवजात शिशु में। अगला प्रश्न, 13-14 वर्ष की आयु में शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। 350 हड्डियों के आसपास 13-14 साल के बच्चों में होती है। शिशु का सिर शरीर के कितने अनुपात में होता है। तो 1.4 के अनुपात में शिशु का सिर होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, शिशु का पहला दांत किस अवस्था में निकलता है। तो 6 से 9 माह की आयु में शिशु का पहला दांत निकलता है। अगला प्रश्न 48 नंबर, बालक का धड़ जन्म के आकार से दोगुना लंबा कब हो जाता है। 2 से 6 वर्ष की आयु में जो बालक का धड़ होता है जन्म के आकार से कितना होता है, 2 गुना हो जाता है। इसके अलावा अगला प्रश्न है आपका कि अस्थायी दांत किस आयु में निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। तो अस्थायी दांत जो होते हैं वो 6 वर्ष की आयु से ही निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। अगला प्रश्न, जिसको आप क्या कहते हैं, पत्थर का दांत, बाकी उससे पहले दूध का दांत होता है। अगला प्रश्न आपके यहाँ पर है 50वां प्रश्न है कि जो है 10 वर्ष की आयु तक कितने दांत निकल आते हैं। 10 वर्ष की आयु तक बच्चों के 12 से 16 दांत निकल आते हैं, जो कि वर्जिनल दांत जिसको कहते हैं, दूध मतलब कि दूध के दांत नहीं, वर्जिनल दांत। अगला प्रश्न 51 नंबर, बालक की लंबाई पर किस ग्रंथि का प्रभाव पड़ता है। तो बालक की लंबाई पर पीयूष ग्रंथि का उसके स्राव का प्रभाव पड़ता है। पीयूष ग्रंथि के स्राव का प्रभाव किस पर पड़ता है, बालक की लंबाई पर। ओके, अगला प्रश्न है 52 नंबर प्रश्न, शारीरिक भार में सबसे अधिक वृद्धि किस अवस्था में होती है। तो किशोरावस्था में शारीरिक भार में सबसे अधिक वृद्धि होती है बच्चे के। अगला प्रश्न 53 नंबर, जो है बाहुबली के अनुसार सामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो बाहुबली महोदय कहते हैं कि सामाजिक विकास की 4 अवस्थाएं होती बाहुबली के अनुसार। ओके, ये बात पूछेगा तो आप ऐसे बताइएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिकता का विकास किस आयु में शुरू होता है। तो सामाजिकता का विकास जो होता है वो 2 वर्ष की आयु से सामाजिकता का विकास शुरू हो जाता है बच्चे का। ये बात ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। तो इस प्रकार से वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप नए आए हैं, नई आई हैं तो सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास अपने। आपके घर में जितने फ़ोन है सभी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ओके, चलें। अगला प्रश्न है, बालक जन्म के समय कैसा होता है। तो बालक जन्म के समय ना सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक होता है। ओके, अगला प्रश्न है, बालक में सामूहिक क्रियाओं में तीव्रता से वृद्धि कब होती है। तो 3 वर्ष से बालक में सामूहिक क्रियाओं में तीव्रता से वृद्धि होना प्रारंभ हो जाती है। इसके अलावा 57 नंबर प्रश्न है, बालक में प्रतियोगिता की भावना कब प्रारंभ होती है। तो 3 वर्ष की आयु में ही प्रतियोगिता यानी कंपटीशन का भाव बालक के अंदर आने लगता है।
इस प्रकार से ये इतने प्रश्न आपने लगभग 57 प्रश्नों को जाना। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करिएगा, लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। 58 नंबर प्रश्न है कि बालक किस आयु से मतलब कि आक्रामकता प्रदर्शित करने लगता है, यानी आक्रामक हो जाता है एक प्रकार से बालक। तो आक्रामकता का प्रदर्शन जो होता है 2 से 5 वर्ष की आयु में ही बच्चे का शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न है बाल पोषण से क्या तात्पर्य है। बाल पोषण किसे कहते हैं, बाल पोषण का क्या मतलब है। तो जिस विधि से माता पिता संरक्षक जो होते हैं वो अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, वह बाल पोषण की रीतियां या फिर बाल पोषण कहलाता है। ठीक, अगला प्रश्न आपका 60 नंबर प्रश्न है कि बाल पोषण रीतियां कितने प्रकार की होती हैं। तो बाल पोषण की जो रीतियां होती हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है कि बाल पोषण रीतियों के नाम बताइए। तो ये 3 प्रकार की रीतियां जो मैंने बताई, पहली प्रकार की रीति है प्रभुत्वपूर्ण विधि, दूसरी है प्रजातांत्रिक विधि और तीसरी है अनुमतिपूर्ण विधि। ये तीनों विधियों का नाम याद रख लीजिएगा, एग्जाम में बस इतना आपसे पूछेगा, एग्जामिनर आसानी से बता पाएंगी। तो बाल पोषण रीतियों के 3 विधि कौन कौन सी, प्रभुत्वपूर्ण विधि, प्रजातांत्रिक विधि और अनुमतिपूर्ण विधि। तो ये चीजें क्लियर हो गई। आपको बता दूं ये ना केवल प्रयोगात्मक पेपर के लिए महत्वपूर्ण हो गए ये वीडियोस, मतलब कि ये जो प्रश्न है, जबकि आपका चूंकि ह्यूमन डेवलपमेंट आपका उसमें भी है, ठीक है, यानी किसमें, ह्यूमन डेवलपमेंट आपका थ्योरी वाले उसमें भी है, यानी कि आपके पेपर का क्या नाम है, उन्नत पोषण एवं मानव विकास। तो एडवांस न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट आपके पेपर का नाम है, तो थ्योरी वाले सेक्शन में, और प्रायोगिक वाले सेक्शन का ह्यूमन डेवलपमेंट नाम है, ठीक है। और तो ह्यूमन डेवलपमेंट उसमें भी आपको पढ़ना, तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा ये सारे के सारे प्रश्न जो यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं आज। अगला प्रश्न आप देखिएगा कि जो है किस बाल पोषण विधि में अभिभावक बालकों को सख्त अनुशासन में रखते हैं। तो प्रभुत्वपूर्ण जो विधि होती है इसमें बालक जो बाल पोषण विधि ऐसी है एक प्रकार से जिसमें अभिभावक जो होते हैं, माता पिता जो होते हैं, बालक को बहुत सख्त अनुशासन, मारते पीटते हैं, बहुत अनुशासन में रखते हैं, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये करना, ये करना, ये नहीं करना, ये सब। किस बाल पोषण विधि में अभिभावक बालक को अधिक छूट प्रदान करते हैं। तो प्रजातांत्रिक, यानी लोकतंत्र में जिस प्रकार से जनता को छूट होती है उसी प्रकार से बालक को छूट होती प्रजातांत्रिक रीति में, बाल एक प्रकार से रीतियों में, बाल विधि में। तो खास करके आप देखिएगा बाल पोषण विधि में अभिभावक जो होते हैं अपने बालक को अधिक छूट देते हैं, हाँ भाई बेटा जो करना है करो आराम से, वो प्रजातांत्रिक विधि होती है। इसके अलावा अत्यधिक शिक्षित अभिभावक प्रायः किस बाल पोषण विधि का पालन करते हैं। तो अनुमतिपूर्ण विधि का। वो अनुमतिपूर्ण, जो ज़्यादा पढ़े लिखे शिक्षित अभिभावक होते हैं, माता पिता पढ़े लिखे होते हैं, वो बाल पोषण विधि का अनुमतिपूर्ण एक प्रकार से, यानी कि जो कुछ करना है मुझसे पूछ कर करो, इस प्रकार के समर्थन में रहते हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न है साक्षात्कार विधि के 2 उद्देश्य बताइए। साक्षात्कार विधि मतलब होता है इंटरव्यू एक प्रकार से। तो साक्षात्कार विधि का प्रयोग 2 उद्देश्य, पहला उद्देश्य तो ये होता है कि सूचना एवं जानकारी प्राप्त करने के लिए साक्षात्कार विधि का प्रयोग हम करते हैं। इसके अलावा समायोजन संबंधी समस्या के समाधान के लिए हम जो है साक्षात्कार विधि का प्रयोग करते हैं। तो 2 आपके उद्देश्य हो गए। अगला प्रश्न है कि साक्षात्कार के 2 गुण बताइए। तो लचीलापन साक्षात्कार का होना, चूंकि साक्षात्कार क्या होता है, लचीलापन होता है, इंटरव्यू जो होता है वो आमने सामने बैठ करके होता है। इसके अलावा सरलता से जानकारी प्राप्त हो जाती है एक दूसरे के बारे में। इसके अलावा 67 नंबर प्रश्न है साक्षात्कार से क्या तात्पर्य है, यानी कि इंटरव्यू से। तो साक्षात्कार एक क्रमबद्ध विधि होती है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपेक्षाकृत अजनबी व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करता है। ये साक्षात्कार विधि का होता है। 2 व्यक्ति आमने सामने बैठते हैं, एक पैनल होता है आमने और एक सामने, और एक व्यक्ति बैठता है, अजनबी व्यक्ति होते हैं दोनों, और एक प्रकार से वो उनसे प्रश्न करता है और प्रश्न का उत्तर उनसे जानने की अपेक्षा रखता है। और जो व्यक्ति प्रश्न पूछता है वो अपने हिसाब से प्रश्न पूछता है और अपने हिसाब से उत्तर जानने का वो प्रयास करता है। यानी कि एक प्रकार से जिस मानसिकता के साथ उसने प्रश्न का पूछा है उसी मानसिकता के साथ अगर उसको उत्तर मिलता है तो वो आपको अच्छा नंबर देता है। ठीक, अगला प्रश्न है साक्षात्कार कितने भाग में होता है। तो साक्षात्कार के 3 भाग होते हैं, एक तो प्रारंभ, एक मध्य और एक समापन, ये 3 भाग होते हैं। अगला प्रश्न है केस स्टडी विधि से क्या तात्पर्य है। केस स्टडी मतलब होता है ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो केस स्टडी होती है। किसी व्यक्ति, किसी समूह, किसी घटना या इंटरव्यू प्रश्नावली या अन्य विधि से आंकड़े तथा सूचना प्राप्त करके जब विस्तृत अध्ययन किया जाता है उस पर, तो वह केस स्टडी कहलाती है। यानी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पर, किसी समूह पर, किसी घटना पर जब हम अच्छे तरीके से खूब शोध करके अच्छे तरीके से चीज़ें करते हैं तो उसी को हम केस स्टडी कहते हैं।
70 नंबर प्रश्न आप देखें, केस स्टडी विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो केस स्टडी शब्द का सबसे सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था भाई? फ्रेडरिक ली प्ले महोदय ने 1829 ईस्वी में केस स्टडी विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। किसने? फ्रेडरिक ली प्ले महोदय ने। अगला प्रश्न, केस स्टडी विधि के लाभ बताइए। पहला लाभ तो है गुणात्मक अध्ययन होता है इससे, यानी एक प्रकार से गुणात्मक यानी कि क्वालिटी होती है अध्ययन में, अच्छे तरीके से हम अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण परिकल्पनाओं का साधन एक प्रकार से केस स्टडी के माध्यम से हम कर सकते हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न, केस स्टडी विधि की कमियां बताइए। तो इसकी कमियां जो है, केवल कुछ इकाइयों के द्वारा के आधार पर ही निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम केस स्टडी में। इसके अलावा अवैज्ञानिक विधि है। केस स्टडी जो है ये एक प्रकार से अवैज्ञानिक विधि है, क्रमबद्ध तरीके से सारी चीज़ों का अध्ययन नहीं करते। तो ये चीज़ हो गई आपकी इसके बारे में। ठीक, तो इस प्रकार से आपके 72 प्रश्न हो गए जो कि आपके प्रैक्टिकल होम साइंस से संबंधित थे, जो कि मैंने आपको बता दिया। इस वीडियो को 3 से 4 बार आप देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो ये है। तो आप इसको 2 से 3 बार जरूर देखिएगा, मेरा कहना मानिएगा, सारा दिमाग में आपके होगा और कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा आपको बता दूं कि मिड टर्म एग्जाम्स की बात की जाए तो उसमें संस्कृत, नाटक एवं व्याकरण का जो एक प्रकार से हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मॉडल पेपर इसी वीडियो में बता दिया है। आप इसमें 4 टॉपिक्स पर हमने चर्चा कर लिया, आप इसको देख लीजिएगा इस वीडियो को। इसके अलावा हिंदी साहित्य में हिंदी गद्य के बारे में हमने विस्तार चर्चा कर दी, इसको देख लीजिएगा बी ए थर्ड सेमेस्टर का। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस में हमने चर्चा कर ली, पॉलिटिकल साइंस बी ए थर्ड सेमेस्टर का मिड टर्म के लिए, इसको आप देख लीजिएगा। सोशियोलॉजी का हमने मिड टर्म के लिए चर्चा कर दी, मॉडल पेपर वगैरह दे दिया, इसको देख लीजिएगा। 4 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बता करके उसमें कैसे कैसे प्रश्न बनने ये सब बता दिया है, आप लोग आसानी से देख सकते हो। इसके अलावा आपका जल्द ही मनोविज्ञान का आएगा। ठीक है, मनोविज्ञान के बाद में आपका शिक्षा शास्त्र वगैरह का भी आएगा और भूगोल का आएगा, तो आप परेशान मत होइएगा उसके लिए। ठीक है, और परेशान नहीं होना, हर एक सब्जेक्ट का आपका मिड टर्म के लिए मैं दे दूंगा ताकि आप आसानी से अपनी परीक्षा को दे सके। और सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए मॉडल पेपर मैं तैयार कर रहा हूं, जल्दी आपके समक्ष मॉडल पेपर आएंगे, ऑब्जेक्टिव के भी और लिखित के भी, आसानी से आप करिएगा। वैसे मतलब कि इसका जियोग्राफी का और सोशियोलॉजी का, इन सभी का मॉडल पेपर और होम साइंस का मॉडल पेपर मैंने ऑलरेडी दे रखा, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस का भी हमने दिया है और आप लोग आसानी से देख लीजिएगा। थर्ड सेमेस्टर के हमने अधिकतर सब्जेक्ट के जो है ऑब्जेक्टिव तरीके के मॉडल पेपर दे चुके हैं। हिंदी का हमने लिखित मॉडल पेपर दिया है, ऑब्जेक्टिव जल्द ही दे दूंगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी साहित्य का, जिनको आप सभी को अगर हिंदी साहित्य मतलब कि हिंदी गद्य का कोर्स लेना है तो आप आसानी से हिंदी साहित्य का कोर्स ले सकती हैं। हिंदी साहित्य के कोर्स को लेने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको करना यही है कि 91 61 93 93, ठीक है 93 कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ, 93 60 62, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसी पर आपको व्हाट्सअप करना है कि सर मुझे हिंदी साहित्य बी ए थर्ड सेमेस्टर का कोर्स चाहिए। तो उस पर आपको मात्र कितने रुपए में भाई, मात्र 100 रुपये में आपको पूरा का पूरा कोर्स हिंदी साहित्य का मिलेगा। तो अभी तक 10 चैप्टर हो चुके हैं, बाकी चैप्टर्स आने वाले समय में आपके होते रहेंगे, जल्दी हो जाएंगे। तो 10 चैप्टर्स आपके हो चुके हैं, ताकि आपके मिड टर्म परीक्षा के लिए मैंने लगभग पढ़ा दिया है उसमें। ठीक है, तो आप आसानी से ले सकते हैं, मात्र 100 रुपये में कोर्स है, PDF नोट के साथ आपको मिलेगा। इसके अलावा और जो PDF मतलब प्लेलिस्ट हमने बना दी, उसी प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो चैप्टर वाइज अभी तक 10 चैप्टर मिल जाएंगे। बाकी क्लासेस के लिए आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, उसी में PDF वगैरह हर एक सब्जेक्ट का मिलता रहेगा, आप आसानी से पढ़ सकते हो। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद आप सभी का।